नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। आपकी चौथी यूनिट में यह दूसरा टॉपिक है। टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उस राष्ट्रवाद की के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है और इस राष्ट्रवाद के क्या कारण हैं, पृष्ठभूमि, ये सब विद्यार्थियों हम आज इस व्याख्यान में करेंगे। देखिए, भारत एक यूँ मानने की पूजनीय देश है जो सदा सर्वदा जीवित ही नहीं बल्कि जीवंत रहा है, इसलिए प्रियंकर भी है। निसंदेह भारत लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस अंतराल में भारतवासियों के दिल राष्ट्रीय भावना से सर्वथा अनुपस्थित थे। भारत में राष्ट्रीयता की भावना सदैव विद्यमान रही है। भारत ने अपने अंग्रेजी काल से पहले अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु उन उतार चढ़ावों से भारतीय संस्कृति का कलेवर दूषित और संकुचित नहीं हुआ, और संस्कृति ने सामान्य परिवर्तनों के साथ हमारी सभ्यता को भी उन्नत रखा और विकसित रखा। भारत में राष्ट्रीयता का उद्विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है, और उस राष्ट्रीयता का विकास भी केवल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही नहीं हुआ, उनमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी महान योगदान रहा है। हुकूमत के नशे में कई अंग्रेज लेखकों ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीयों को उन्होंने ही सभ्य बनाया। विद्यार्थियों, यह उनकी धारणा सर्वथा निर्मूल है। हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं इस देश का प्राचीन काल, इस देश का मध्यकाल, और जब यूरोप अंधकार में था तो भारत के अंदर स्वर्ण युग चल रहा था। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति अपनी उन्नत अवस्था पर थी। कुछ सामाजिक व राजनीतिक दुर्बलताओं के कारण हमारी सभ्यता को कुछ झटके अवश्य लगे। तो हमारे देश में 19वीं सदी में जो आंदोलन हुआ, उसका उद्देश्य सामाजिक व धार्मिक दोषों का निवारण करते हुए अंग्रेजी दासता से मुक्ति पाना था। राष्ट्रीयता का स्वरूप भी सब देशों में, सब कालों में एक सा नहीं रहा। इसके विकास पर भी इसका जो विकास है उस पर भी देश की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत हमारे देश में राष्ट्रवाद प्रस्फुटित हुआ। उसका स्वरूप राजनीतिक अधिक न होकर सामाजिक था, सांस्कृतिक था। सने सने इसने वह राजनीतिक रूप धारण कर लिया जो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाकर हमें राजनीतिक स्वतंत्रता का एक प्रदायक बन गया। राष्ट्रीयता का अर्थ विद्यार्थियों हम जानना चाहेंगे कि क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीयता जागृत मनुष्य का एक आवश्यक गुण माना जाता है। जो एक चेतनाशील मनुष्य है, जो विवेकशील मनुष्य है, उसका एक आवश्यक गुण है। आज के युग में जिस मानव हृदय में राष्ट्रीयता का भाव है वह मृत्यु तुल्य है।
सामान्य अर्थ में यह एक मानसिक मनोवृत्ति है जो मानव में स्वदेश, अपना जो स्वदेश है, उस पर मर मिटने की भावना सृजित करती है। परंतु फिर भी इस परम आवश्यक मनोवृत्ति की विशद जानकारी करने से पूर्व हमें राष्ट्र का अर्थ समझ लेना चाहिए। प्रोफेसर रमजे मयूर एनसाइक्लोपीडिया जो अमेरिका है, उसमें राष्ट्र की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, राष्ट्र एक वह जन समुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता के कुछ सूत्रों में बंधा हुआ अनुभव करते हैं, तो इतने सुदृढ़ तथा वास्तविक होते हैं कि उनके कारण वे प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रहते हैं। उनके पृथक हो जाने पर वे दुखी होते हैं और ऐसे लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते जो इन बंधनों के अंतर्गत नहीं है। तो विद्यार्थियों, यदि इस परिभाषा को आप महसूस करेंगे तो आप इसको बिल्कुल सही पाएंगे। तो वास्तव में राष्ट्र ऐसे लोगों की बिरादरी स्वरूप होता है जो यह अनुभव करते हैं कि वे एक हैं। इस प्रकार का जो एक फीलिंग है वो राष्ट्रवाद। जिमरिन एक विद्वान, अंग्रेज विद्वान, राष्ट्रीयता का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखता है कि राष्ट्रीयता धर्म की भांति आत्मिक है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत कतिपय ऐसे विश्वास आते हैं जिन पर सबकी आस्था होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रीय भावना के कारण लोगों की यह इच्छा बलवती हो उठती है कि उनकी अपनी सरकार हो जिस पर उनका अपना नियंत्रण हो। विद्यार्थियों, राष्ट्रीयता जन समुदाय में मैं के स्थान पर हम की भावना उत्पन्न करता है। वस्तुतः राष्ट्रीयता जनमानस में राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रबल भावना सृजित करती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीयता के तत्व। निसंदेह आज हम एक स्वतंत्र हैं, भारत एक राष्ट्र है, परंतु हमें पाश्चात्य देशों की अपेक्षा राष्ट्रीयता न्यून है। इसका कारण यह है कि इसके प्रमुख तत्वों का हम में अभाव है। जैसे राजनीतिक एकता। राष्ट्रीयता के उद्विकास के लिए राजनीतिक एकता का परम होना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा और आज भी भारत में इसका अभाव देखा जाता है। विद्यार्थियों, पूर्व का कुछ हिस्सा भारत से अलग होना चाहता है, उत्तर का हिस्सा भारत से अलग होना चाहता है। तो आज भी कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी कहते हैं और कोई बाकी देश के हिस्से का व्यक्ति है उसको वो इंडियन कहते हैं। तो आज भी राजनीतिक एकता का अनुभव है। दूसरा, धार्मिक समानता। राष्ट्रीयता को बलवती बनाने हेतु राष्ट्र में समान धर्म का होना आवश्यक होता है। राष्ट्र में एक धर्म के होने से जन समुदाय में एकता बनी रहती है। सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होते हैं। सांप्रदायिक झगड़े और खून खराबा, मनमुटाव, मतभेद नहीं होते हैं। एक है समान भाषा। पूरे राष्ट्र की एक जो भाषा होती है वो भी जन समुदाय में एकता बनाए रखने के लिए सुदृढ़ रहती है। ये भी हमारे देश में इसका भी अभाव है। जातीय समानता, इसका भी विद्यार्थियों अभाव है। सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना प्रबल बनी रहती है। भारतीय संस्कृति के लिए विभिन्नता में एकता का नारा अवश्य दिया जाता है, पर वो नारा, वो सांस्कृतिक एकता हमें अनुपस्थित दिखाई देती है।
भारत के अलग धर्म, अलग जाति के लोग अपनी अलग संस्कृति बनाना चाहते हैं और हिंदू अपनी अलग संस्कृति अपनाना चाहते हैं, तो वो भी एक बाधक है। साक्षरता की बात हम करें राष्ट्रीयता के तत्व के रूप में, तो जो शिक्षा का प्रसार है वो राष्ट्रीयता के लिए बहुत आवश्यक है। जिन प्रजातांत्रिक देशों में साक्षरता का अभाव है वहाँ सांस्कृतिक भावना प्रबल रूप से विद्यमान नहीं है, या उनमें विवेक कम जागृत होता है, समझने की जो ताकत है वो कम रहती है। तो निरक्षरता भी भारत में राजनीतिक एकता के अभाव का कारण रहा। विकसित यातायात के साधन, एक राष्ट्र होता है उसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता स्थापित करने हेतु विकसित यातायात के साधनों का होना भी आवश्यक माना, क्योंकि इसमें आवागमन सुगम होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मेल जोल ज़्यादा होता है, तालमेल ज़्यादा होता है, वो अभाव है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीयता का विकास की। भारत में राष्ट्रीयता का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि यूरोप में प्रसारित राष्ट्रवाद का ही एक वो हमारे यहाँ पर वो एक प्रतिफल उसका मानते हैं। यूरोप में संपूर्ण 19वीं सदी ही राष्ट्रीयता की शताब्दी मानी जाती है, और इसका प्रारंभ फ्रांस की राज्य क्रांति से माना जाता है, जिसका विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का जो है जन्म हुआ। इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित यूरोप के विभिन्न देशों में उदारवाद व लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आंदोलन चले। 19वीं सदी में जबकि यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की लहर प्रबल रूप से विद्यमान हो रही थी, भारत में इस प्रकार की लहर दिखाई नहीं दे रही थी। पाश्चात्य और विशेषकर इंग्लैंड के इतिहासकारों का कहना है कि भारत में राष्ट्रीय भावना को गौण स्थान प्राप्त था। सर जॉन स्ट्रेची ने स्पष्ट लिखा है कि भारत के विषय में यह जान लेना, समझ लेना आवश्यक है कि यह न तो कोई देश है और न कभी था। राष्ट्रीयता के जिन तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है उसका भारत में अभाव था। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भारत का विशाल जन समुदाय लगभग सभी विषयों जैसे भाषा है, धर्म है, जाति है, राजनीति है, संस्कृति है, इन सब पर विभाजित था। सर जॉन सिले भी इसी प्रकार का विचार जो है वो रखता है कि भारत कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जैसे अफ्रीका। साम्राज्यवाद के प्रबल समर्थक रैमजे मैकडॉनल्ड की धारणा भी इसी प्रकार की है। उसने यह कहना प्रारंभ किया कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः इंग्लैंड की ही देन है। इंग्लैंड के प्रभुत्व होने के कारण भारत भी यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ, सही है। परंतु जिस प्रकार बंगाल से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रीयता का जो श्री गणेश है वह भी बंगाल में हुआ। इस संदर्भ में माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि बंगाल तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रांत था, पाश्चात्य विचारों के भूकंप का ऊपरी केंद्र बन गया, परंतु उसका वहां पर जो प्रभाव पड़ा उसका तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता को उत्पन्न करना नहीं था, अपितु उसका तात्पर्य बंगाली राष्ट्रीयता को उत्पन्न करना था। तो यहाँ भी अंग्रेज कह रहे हैं कि बंगाल अपनी राष्ट्रीयता के लिए कार्य कर रहा था। अब एक बात चलती है विद्यार्थियों, हमने ऊपर भी चर्चा की है, क्या भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है?
भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद की लंबी प्रक्रिया से संबंध मानते हैं, जैसा कि स्ट्रैची और सीले की कथन से हमें स्पष्ट हुआ है। परंतु अंग्रेजों का यह दावा तथ्यों से परे है। इस प्रकार की धारणाओं का प्रचलन कर अंग्रेज भारतीय उपनिवेश को एक उपनिवेश जो भारत है उस उपनिवेश को एक उदारवादी कल्याणकारी शासन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। वेलफेयर स्टेट के रूप में इंग्लैंड अपने आप को भारत में प्रस्तुत करना चाहता था। यदि भारत पर अंग्रेज व अन्य किसी विदेशी शक्ति का शासन नहीं भी होता तो विद्यार्थियों यह जान लीजिए कि भारत में तब भी एक राष्ट्रीय आंदोलन होता और वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए होता। जनतांत्रिक विकास की जड़ें ब्रिटेन के अलावा आधुनिक युग में कई राष्ट्रों में प्रबलता से प्रसारित हो चुकी थी। अतः भारत की राष्ट्रीयता पर भी फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, इन सब का असर पड़ा। चाहे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति ने भी एशिया में राष्ट्रीयता का अच्छा प्रसार किया। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम बंगाल में राष्ट्रीयता के प्रसार के क्या कारण थे। देखिए, बंगाल में शिक्षा जो थी उसकी स्थिति अच्छी थी और इस कारण पाश्चात्य सभ्यता ने भी अपना जो पहला रंग है इसी प्रांत में जमाया और उसका कारण यह था कि यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी हो गई है, जो उसका सर्वाधिक प्रभाव 1911 तक यहीं रहा, क्योंकि 1911 तक राजधानी ब्रिटिश भारत की कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली आई। तो अंग्रेजी शिक्षा का भी वहाँ प्रसार हुआ। बंगाली जो लड़के हैं उनको अच्छी जो शिक्षा वहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ शिक्षा का, लेकिन जब उनको राजकीय सेवाएं उनके योग्यता के अनुरूप नहीं मिली तो बंगाल के युवक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए, उसकी आलोचना करने लगे। इसके अलावा धार्मिक और जो सामाजिक सुधारकों का आविर्भाव भी सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। राष्ट्रीयता के जो प्रमुख जनक माने जाते हैं हेनरी डैरोजीवो, वे कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे। उन्होंने देशभक्त, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की कविताएं लिखकर नवयुवक बंगाली छात्रों के हृदय में राष्ट्रीय भावना प्रबल रूप से उत्पन्न कर दी। 1860 से 1870 के दशक में बंगाल में विपुल काव्य और गीत साहित्य रचा गया, जिसमें देश की दुर्दशा और जो हस्त कौशल थे, जो कुटीर उद्योगों के पतन पर काफ़ी लिखा गया, चिंता प्रकट की गई, विलाप किया गया। इन्हीं में से अनेक कविताओं और गीतों की रचना हिंदू जो मेले लगते थे, तीज त्योहार मेले जो होता है, मेलों के लिए की गई, जिनका आयोजन नवगोपाल मित्र एक जो देशभक्त थे उनके द्वारा होता था। और रंगमंच पर नील दर्पण, आनंद मठ जैसे नाटकों का अभिनय किया गया, जिनसे बंगाल वासियों में राष्ट्रीय प्रेम जागृत हुआ। इसके अतिरिक्त भारत के प्रथम धर्म और सामाजिक सुधारक जिनको माना जाता राजा राम मोहन राय, वो भी बंगाल के सपूत थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए पाश्चात्य विचारों से प्रभावित राष्ट्रीयता का प्रसार बंगाल में किया। बंगाल गद्य में नवीन प्रेरणा के स्रोत को स्रावित करने वाले राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे। और इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन सब ने राष्ट्रीयता के प्रसार को आगे बढ़ाया।
परंतु पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति से गर्भित बंगाल की राष्ट्रीयता अधिक लोकप्रिय नहीं बन सकी। कालांतर में इसकी प्रतिक्रिया हुई, उसने नवीन रूप धारण किया और वह विशुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता कहलाई। यह हिंदू राष्ट्रीयता देश के दूसरे हिस्सों में भी गई। अब बंगाल में हिंदू राष्ट्रीयता का सूत्रपात किसी धर्म व समाज सुधारक ने नहीं किया। इसका जो प्रस्फुरण है तत्कालीन साहित्यकारों, लेखकों व कवियों द्वारा किया गया था। वे जिनमें हम एक नाम जैसे हमने बंकिम चंद्र चटर्जी इस श्रेणी के साहित्यकारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय माने जाते हैं। 1853 में वे कलकत्ता के नए विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की, ब्रिटिश सरकार की सेवा में चले गए। उनकी नियुक्ति जो डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। 1891 तक वे इस पद पर कार्य करते रहे। उनकी पदोन्नति इसलिए नहीं की गई कि वे एक भारतीय थे। इस असमानता के व्यवहार ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। बंकिम चंद्र ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति के गौरव गान का संकल्प लिया और आनंद मठ की रचना इसी संकल्प का प्रतिफल थी। यह एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है जिसकी प्रासंगिकता आज भी यथावत है तथा वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत इसी कालजयी की यथार्थ रचना का वह अमृत कोश है जिसको हृदय में धारण कर मातृभूमि के वरेण्यता स्वतः स्फूर्त असंदिग्ध बन जाती है। यह जो रचना है 1880 के आसपास की है और 1882 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इसमें हिंदू धर्म की निर्बलताओं व आडंबरपूर्ण विकृतियों पर करारी चोट की गई। उपन्यासों के आधार पर बंकिम चंद्र ने उपन्यासों के अलावा बंकिम चंद्र ने निबंधों के माध्यम से भी जन साधारण में राष्ट्रीयता की भावना सृजित की। इसके अलावा विद्यार्थियों गिरीश चंद्र घोष का नाम, जिन्होंने भावुकतापूर्ण पारिवारिक नाटक अथवा पौराणिक कथानों पर आधारित नाटक जिनमें प्रत्यक्ष राजनीतिक तत्वों का मतलब अभाव था, उनका भी एक रोल रहा। तो ये जो बंगाल में इस प्रकार के जो लोग हुए, राष्ट्रीयता को आगे ले जाने में आनंद मठ जो है खासकर जो है वो मील का पत्थर बन गई। बंगाल का युवा वर्ग 1905 में उन्हें देवता स्वरूप मानने लगा था। इस संदर्भ में माइकल एडवर्ड्स का एक स्टेटमेंट कि बंकिम चंद्र चटर्जी सांस्कृतिक तथा धार्मिक राष्ट्रीयता के पैगंबर और एक अर्थ में सिद्धांतानुयायी थे और उनकी रचना का बंगाली नवयुवकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिनकी राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति आतंकवाद के रूप में प्रस्फुटित हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों बंगाल में बहुत से यूनियंस एसोसिएशंस का गठन हुआ। आप कॉपी पेन से लिख सकते हैं। 1837 में कलकत्ता जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संस्था के उद्देश्य संकीर्ण और सीमित थे। इसकी स्थापना भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अगले वर्ष 1838 में इसका नाम बदलकर लैंडलॉर्ड एसोसिएशन कर दिया। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हालांकि इनकी स्थापना ब्रिटिश हितों के लिए की गई थी, परंतु कालांतर में इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में सहायक बना। इसके अलावा राजनीतिक राष्ट्रीयता की उत्प्रेरणा ने राष्ट्रीय संस्थाओं को जागृत कर दिया। 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारत की राजनीतिक राष्ट्रीयता के प्रणेता
जो प्रणेता हैं श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनकी टाइमिंग है 1848 से 1924, उनको माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता के जो प्रणेता हैं वो उनको माना जाता है, मतलब पब्लिक में जिसको ले जाने वाले। वे ही इंडियन लीग के प्राणदा थे। इस संस्थान ने अंत में अखिल भारतीय का रूप धारण किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार की भेद नीति के विरुद्ध एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक और धार्मिक राष्ट्रीयता की भांति राजनीतिक राष्ट्रीयता की जन्मस्थली भी बंगाल की बौद्धिक उर्वरा वसुंधरा ही रही। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।